अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रात एक खबर शेयर की गई और ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर शहजाद अकबर की जानिब से शेयर की गई। और इस खबर के मुताबिक डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने काकूल मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद में मिलिट्री कैडेट्स के साथ खिताब किया है। और कैडेट्स के साथ खिताब में डीजीआईएसपीआर को बड़ी सुख्ती का सामना करना पड़ा है। ये बकौल बैरिस्टर शहजाद अकबर ये सब कुछ पीएमए काकूल में हुआ। और वहां पर जब डीजीआईएसपीआर ब्रीफिंग दे रहे थे तो एक कैडेट खड़ा हुआ और कैडेट ने खड़े होकर कहा कि पाक फौज ए पॉलिटिकल होने का कहती है। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, उनको रात की तारीकी में उठाया गया। जब वो खड़ा होके ये सब कहने लगा तो हॉल में सन्नाटा छा गया और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। और फिर उसने कहा कि रात ये सब कुछ हुआ मेरी आप बीती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाक फौज पॉलिटिकल है। अब ये सुनाने वाला स्टोरी जो है वो बैरिस्टर शहजाद अकबर है। और बैरिस्टर शहजाद अकबर पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। और अक्सर जो है वो इस तरह की खबर आती है। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरह की एक स्टोरी शेयर की। अभी सुबह मैंने देखा है कि मारखोर नामी जो एक हैंडल है, जो अक्सर मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर है वो मारखोर नाम से ही पिक्चर क्लियर हो जाती है कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है और कहाँ से स्टोरी आती है। तो वहाँ पर इस खबर की तरदीद कर दी गई है। इस खबर को फेक न्यूज़ करार दिया गया और फेक न्यूज़ अलर्ट के नाम से एक अलर्ट जारी करके ये कहा गया है कि दिस इज़ कंप्लीटली फैल्सिफाइड प्रोपेगेंडा। ये बिल्कुल झूठ पर और प्रोपेगेंडे पर मनगढ़ंत बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर ये कहा गया उसमें कि डीजीआईएसपीआर को हॉल छोड़कर जाना पड़ा, यानी इतना ज़्यादा रिएक्शन था। अब ज़ाहिर है ये खबर इस हद तक तो मुझे समझ नहीं आती है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल यानी 3 स्टार रैंक का ऑफिसर वहाँ पे कैडेट्स के सामने जो सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं एंड लेफ्टिनेंट टू बी, उनके सामने हॉल छोड़कर चला जाए या सुबकी का सामना करना पड़े। तो बहरकैफ अब गैब का इल्म तो अल्लाह के पास ही है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है क्या हुआ है। बहरकैफ ये स्टोरी शेयर होना और उसके साथ ही इसका फेक न्यूज़ अलर्ट जारी हो जाना, तो ये बड़ा मानी खेज है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट को राज़ी करने में, क्योंकि नून लीग ने मज़े-मज़े में हुकूमत ले तो ली, लेकिन अब समझ आ रही है कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी वो जो आफ्टर शॉक्स हैं, वो आने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है सेंटर के अंदर भी आपके पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाद ज़्यादा सीटें थी। पंजाब में आपने ज़्यादा सीटों की बुनियाद पे हुकूमत बना ली, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध में हुकूमत थी और उसके बाद तीसरे नंबर की जमात थी सेंटर में। वो तमाम आइनी ओहदे ले उड़ी, वो गवर्नर्स ले उड़ी, वो सदर का ओहदा ले उड़ी, वो सेनेट के चेयरमैन का ओहदा ले उड़ी। तो पीपल्स पार्टी ने तो जो आइनी पोजीशंस थी उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्डिंग सेट कर ली है। अब अगर इलेक्शंस में जाना है तो और मरकज़ में हुकूमत बनानी है तो ज़ाहिर है हर जगह रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। वो पंजाब हो, पंजाब तो इम्पोर्टेंट है ही, केपी हो, सिंध हो, आपको अपनी पोजीशन ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी जमात जिसकी सिंध में जो फुटप्रिंट्स हैं वो बड़े मादूम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 लोग जो बड़े इम्पोर्टेंट थे, बड़े फ़आल थे, एक मिफ्ता इस्माइल थे, जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, और दूसरे मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, जिनको पार्टी ने दूर कर दिया। वो अभी तक इस मखमसे में है कि किसको जॉइन करें। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो फुटप्रिंट्स हैं, वो सिंध के अंदर बड़े कम हुए हैं, बड़े मादूम पड़ गए हैं। अब उनको रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सोच रही है कि किस अंदाज में वहाँ पर जो है वो फील्ड सेट की जाए। अब एक ओहदा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है गवर्नरशिप। और गवर्नरशिप को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारी जो डील हुई थी वो तो नून लीग के साथ थी, यानी नून लीग अपना जो गवर्नर है सिंध में लेके आएगी। तो फिर ये एमकेएम का गवर्नर क्यों बैठा हुआ है? ये रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी के भी हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि सिंध के फ्रंट पे अपना गवर्नर उतारे। अब ये एक खामोश सी हिकमत अमली है। देखिए, बावजूद इसके अब एक नाम भी सामने आ रहा है और वो नाम साबिक डीजीएफआई बशीर मेमन का है। और फिर इसमें ये भी कि बशीर मेमन जिस वक्त डीजीएफआई के थे तो उस वक्त फरियाल तालपुर साहिबा को सिंध से गिरफ्तार कर लिया गया था।
तो इस नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी कैसे राज़ी हो सकती है? लेकिन नाम से पहले मैं आपको बता दूँ कि केमिस्ट्री और स्ट्रैटेजी ये है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो एमकेएम का गवर्नर बैठा हुआ है कराची में, वो गवर्नर ना रहे और मुस्लिम लीग नून का गवर्नर फिर भी काबिल कबूल होगा। एमकेएम का गवर्नर कबूल नहीं है क्योंकि राइवल पार्टी है कराची के अंदर तो पार्टिकुलरली। और फिर जो गवर्नर इस वक़्त एमकेएम का बैठा हुआ है, कामरान टिसौरी, वो कंसर्न्ड क्वार्टर्स का हिमायत याफ्ता गवर्नर है। यानी वो पावर्स दैट बी का हिमायत याफ्ता गवर्नर है, तो उनकी हिमायत भी भरपूर अंदाज में हासिल है। अब पीपल्स पार्टी की इनसिक्योरिटी सिर्फ ये है कि जब उनकी भरपूर हिमायत हासिल है और वो चाहते हैं कि एमकेएम को मजबूत किया जाए और कराची में भी बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाए, सिंध के अंदर मजबूत किया जाए, तो पीपल्स पार्टी को बड़ा थ्रेट महसूस होता है। इसीलिए पीपल्स पार्टी अब बड़े शद्दोमत के साथ ये कह रही है कि गवर्नर को तब्दील किया जाए और उधर नून लीग को पीपल्स पार्टी राजी कर रही है कि भई आप अपना गवर्नर सिंध के मैदान में उतारें और नून लीग भी ये चाहती है कि वो सिंध के अंदर अपने फुटप्रिंट्स को वापस हासिल कर सके क्योंकि उनके बड़े 2 अहम लोग जो सिंध से थे, वो अब उनके साथ नहीं रहे हैं। ऐसे में अब कायल करना ज़रूरी है एस्टैब्लिशमेंट को कि कामरान टिसौरी पीछे हटे और फिर ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट तो ये भी देखेगी ना कि एमकेएम के वोट कम ही सही, मगर एमकेएम के वोटों पर ये मरकज़ में हुकूमत कायम है, तो एमकेएम फिर से बार्गेन शुरू कर देगी। तो इस वक़्त जो इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, वो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हो रही है और ये जो कैंपेन है, वो कहीं भी प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैंपेन होगी कि गवर्नर को तब्दील करना है। अब गवर्नर गवर्नर के हवाले से बशीर मेमन साहब का नाम आ रहा है और इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि बशीर मेमन के नाम की वो तरदीद कर रहे हैं कि भई ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ, ताहम गवर्नर की तब्दीली का इम्कान है, ये इस बात की तौसीक और तायीद उन्होंने कर दी है। अब बशीर मेमन का नाम नहीं होगा नून लीग से तो और किसका होगा? मिफ्ता इस्माइल का होगा, मोहम्मद ज़ुबैर का होगा या नेहाला हाशमी का होगा। तो फिर और नाम ही क्या बचे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास और ज़ाहिर है बशीर मेमन नून लीग के सिंध के सदर भी हैं और किस वजह से सदर हैं, वो सबको पता है कि उनको नवाज़ा गया है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है जो जन्म ले रही है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज अडयाला जेल के अंदर मेला लगा है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत भी है। सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी नैब के प्रोसिक्यूटर पहुँच गए हैं, अमजद परवेज़, मुज़फ़्फ़र अब्बासी। और उसके अलावा अडयाला जेल के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फ़ौज ज़फ़र मौज है। उसके अंदर सेनेटर आज़म सवाती, ज़रताज गुल, बहुत सारे लोग, राजा बशारत, बेशुमार सदाकत अली अब्बासी, ऐसे लोग हैं जो 9th मई के केसेस के अंदर अडयाला जेल पहुँच गए और 9th मई के केसेस की समाअत आज आसिफ राना साहब जो है, वो समाअत करने जा रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।